हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों, मैं हूं रुपेश यादव और आज हम लोग मेंसुरेशन के दूसरे क्लास को देखेंगे। पिछले क्लास में हमने सारे 3D आकृति के जो इम्पोर्टेंट फार्मूला था, जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था, उसको हमने बताया था। और आज हम लोग 2D आकृति को शुरू करेंगे। 2D आकृति में आज हम लोग केवल ट्रायंगल को देखेंगे, क्योंकि ट्रायंगल एक बड़ा टॉपिक है। तो आज के वीडियो में हम लोग केवल ट्रायंगल को कंप्लीट करेंगे और इसके बाद बाकी जो आने वाला एक क्लास होगा उसमें बाकी सभी 2D आकृति के इंपॉर्टेंट फार्मूला और उसके कॉन्सेप्ट को देखेंगे। ओके, चलिए तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। देखिए, अगर हम बात करें त्रिभुज की, तो 3 भुजाओं से घिरा हुआ समतल क्षेत्र आपका त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, त्रिभुज को भुजा के आधार पे 3 भागों में और कोण के आधार पे भी 3 भागों में बांटा गया है। त्रिभुज में 3 भुजा और 3 कोण होता है, तो भुजा के आधार पर भी त्रिभुज को 3 भागों में और कोण के आधार पे भी त्रिभुज को 3 भागों में बांटा गया। भुजा के आधार पे जिस त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर होगा उसको बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज का कोई 2 भुजा आपस में बराबर होगा उसको बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। और जिस त्रिभुज का तीनों भुजा असमान होगा उसको हम लोग बोलेंगे विषमबाहु त्रिभुज। उसी तरीके से कोण के आधार पर भी त्रिभुज को 3 भागों में बांटा गया। जिस त्रिभुज का कोई एक कोण समकोण, समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, जिस त्रिभुज का कोई एक एंगल, कोई एक कोण 90 डिग्री होगा वह कहलाएगा समकोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज का तीनों कोण 90 डिग्री से छोटा होगा उसको बोलेंगे न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब ही होता है 90 डिग्री से छोटा। और अगला है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज उसको बोलेंगे जिस त्रिभुज का कोई एक कोण भी 90 डिग्री से ज्यादा होगा, वह आपका क्या कहलाएगा? अधिक कोण त्रिभुज। फिर से देख लीजिए, तीनों भुजा बराबर समबाहु त्रिभुज, कोई 2 भुजा बराबर समद्विबाहु त्रिभुज, तीनों भुजा असमान विषमबाहु त्रिभुज, कोई एक कोण 90 डिग्री समकोण त्रिभुज, तीनों कोण 90 से छोटा न्यून कोण त्रिभुज, और अगर कोई एक कोण भी 90 डिग्री से बड़ा होगा तो वह क्या कहलाएगा? अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। इसके अलावा एक त्रिभुज और आपको पढ़ना है और वह है आपका समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, जो इस दोनों को मिला करके बनाया गया है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, और यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जाता है और इसका भी थ्योरी आगे चल के हम लोग देखेंगे। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज उसको बोलेंगे, जैसा कि नाम है समद्विबाहु तो 2 भुजा बराबर होना चाहिए और समकोण का मतलब एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए। यानी वैसा त्रिभुज जिसका कोई 2 भुजा बराबर हो और साथ में एक कोण 90 डिग्री हो, वही आपका कहलाएगा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब मेंसुरेशन के अंदर हम लोग को पढ़ना इसमें से कौन कौन है, तो देखिएगा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा, हम लोग को पढ़ना है समकोण त्रिभुज। ठीक है, इसको बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे समबाहु त्रिभुज और फिर समद्विबाहु त्रिभुज, इसका भी थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे। तो इन सभी चीज़ों को हम लोगों को मेंसुरेशन के अंदर पढ़ना है। इन सभी त्रिभुज से रिलेटेड फॉर्मूला आपको आगे चल के मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं ट्रायंगल को, बारी बारी से प्रत्येक ट्रायंगल को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा, इसी को देखिए, अगर सीधे सीधे त्रिभुज आपके सामने आ जाए, जैसे देखिएगा यहाँ पे आपका एक त्रिभुज है, इसके एक भुजा को हम डिनोट करेंगे ए से, दूसरा भुजा बी से और तीसरा भुजा सी से। तो सबसे पहला चीज़ जो हम लोग निकालना सीखेंगे, जैसे यह कॉमन त्रिभुज की बात हो रही है, तो पहला चीज़ जो हम लोग निकालना सीखेंगे वह है आपका परिमाप। परिमाप का मतलब क्या होता है? सभी भुजाओं के लंबाई का योग। तो 3 भुजा है तो तीनों भुजाओं के लंबाई का योग कहलाएगा परिमाप। यानी एक भुजा ए है, दूसरा भुजा बी है और तीसरा भुजा सी है, यानी ए प्लस बी प्लस सी, यही क्या होगा? यही आपका परिमाप होगा। अब केवल परिमाप से काम आपका नहीं चलता है, आपको अर्ध परिमाप भी निकालना पड़ेगा। तो अर्ध परिमाप का मतलब क्या होता है? अर्ध परिमाप का मतलब होता है परिमाप का आधा। तो परिमाप आपने कैसे निकाला? सर परिमाप हमने निकाला है a प्लस बी प्लस सी करके। इसी में आपको क्या करना है? 2 से भाग कर देना है, जैसा कि नाम है अर्ध परिमाप। और अर्ध परिमाप को हम लोग एस से डिनोट करते हैं। एस से इसलिए डिनोट करते हैं क्योंकि एस फॉर होता है सेमी पेरीमीटर, और परिमाप को हम लोग पी से डिनोट करेंगे। पी फॉर क्या होता है? पेरीमीटर होता है। इसका उपयोग आगे चल के हम लोग क्षेत्रफल निकालने के लिए भी करेंगे। तो परिमाप क्या होगा? तीनों भुजाओं के लंबाई का योग। अर्ध परिमाप क्या होगा? तीनों भुजाओं के लंबाई के योग का आधा। ठीक है, चलिए तीसरा कॉन्सेप्ट जो है वह है आपका क्षेत्रफल निकालने का। क्षेत्रफल को हम लोग डेल्टा से दर्शाते हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल को डेल्टा से ऐसा लिखा हुआ है रहे, इसका मतलब कि वह त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अभी ध्यान से समझते चलिएगा, अभी किसी पर्टिकुलर त्रिभुज में हम लोग नहीं चल रहे हैं। ठीक है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। दूसरा जो आपका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है वह है आपका 1/2 गुने ए बी साइन थीटा।
ठीक है, 1/2 गुने ए बी साइन थीटा। और तीसरा जो आपका फॉर्मूला है त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने का, वह है आपका रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तीनों ही फॉर्मूला सिंपल है, तीनों का कैलकुलेशन करके अभी हम आपको बताते हैं। और कब किस फॉर्मूला का उपयोग करना है उसको भी यहाँ पे हम लोग समझते हैं। इस दोनों पार्ट में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। परिमाप में और अर्ध परिमाप में बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं जब भी त्रिभुज का तीनों भुजा गिवन होगा। यहाँ पे समझते हैं कि यहाँ पे 3 फॉर्मूला है क्षेत्रफल निकालने का। 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 1/2 गुने ए बी साइन थीटा, और यहाँ पे रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहाँ एस का मतलब होगा अर्ध परिमाप, और ए का मतलब पहली भुजा, बी का मतलब दूसरी भुजा, और सी का मतलब तीसरी भुजा। ध्यान से समझिएगा कब किसका उपयोग करना है। अगर त्रिभुज का आधार और ऊंचाई दोनों दे रखा हो, फिर क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग इस वाले फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। और बहुत बार आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि एक त्रिभुज का आधार इतना है, ऊंचाई इतना है, तो क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। आधार गुने ऊंचाई वाला फॉर्मूला का उपयोग कब करना है, जब क्वेश्चन में आधार और ऊंचाई दोनों पता हो। इसके अलावा एक चीज़ और आप समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि आधार और ऊंचाई क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो मान लीजिए कि इस भुजा का लंबाई आपका दे दिया b और इसके ऊपर लंब डाल दिया गया, उस लंब का लंबाई दे दिया गया h। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिस भुजा पे लंब डाला जाएगा ना, वही आपका आधार हो जाएगा, अपने आप वह आधार हो जाएगा, और जो लंब का लंबाई होगा वह आपका ऊंचाई होगा। तो अगर क्वेश्चन में कभी बोला जाए कि b भुजा पर h लंब डाला गया है, इसका मतलब क्या है, आधार का माप b हो जाएगा और ऊंचाई आपका h हो जाएगा। क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। चलिए अब चलते हैं दूसरे फॉर्मूला पे। इसका उपयोग आपको कब करना है, तो देखिए ए बी यानी कि 2 भुजा और साइन थीटा, यानी जब भी त्रिभुज का कोई 2 भुजा, ठीक है, आधार ऊंचाई नहीं, कोई 2 भुजा दे करके, ऐसा नहीं कि कोई 2 भुजा देगा तो उसमें से अपने मन से किसी एक को आप आधार और दूसरे को ऊंचाई मान लीजिएगा। जब क्वेश्चन में स्पष्ट रहे कि आधार इतना ऊंचाई इतना, तब इसका उपयोग करना है। लेकिन जब केवल कोई 2 भुजा दे और साथ में उसके बीच का कोण दे रखा हो, उस केस में क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे 1/2 गुने ए बी साइन थीटा, 1/2 गुने ए बी साइन थीटा। अब समझिएगा कि इसका उपयोग आपको कब करना है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में इस तरीके से दे दिया, एक त्रिभुज है जिसकी एक भुजा का लंबाई 8 है, दूसरे भुजा का लंबाई 5 है, और इसके बीच का कोण जो है वो आपका 30 डिग्री है। तो अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो यहाँ पे जो त्रिभुज है वहाँ उस त्रिभुज में क्या है कि 2 भुजा और उसके बीच का कोण दिया है। तो अब हम क्षेत्रफल निकालने के लिए इस फॉर्मूला का उपयोग नहीं कर पाएंगे। इसका उपयोग कब करते, जब हमें आधार और ऊंचाई पता होता। तो हम किसका उपयोग करेंगे, इस वाले का, 1/2 गुने ए बी साइन थीटा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1/2 गुने ए के जगह पहली भुजा जो कि है 8 सेंटीमीटर, बी के जगह दूसरी भुजा जो कि है 5 सेंटीमीटर, गुना साइन थीटा, साइन थीटा, थीटा के जगह 30, तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। सोल्व करिए, 2 दूना 4, 4 से काटेंगे, 4 दूना 8 कैंसिल, 5 दूना 10, यही आपका क्या हो गया, इसका क्षेत्रफल हो गया। तो हम बस आपको बताना यह चाहते हैं कि इस फॉर्मूला का उपयोग आपको तभी करना है जब किसी त्रिभुज का कोई 2 भुजा और उसके बीच का कोण दिया जाए। और तीसरा जो आपका फॉर्मूला है, इसको हीरोज फॉर्मूला के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसका उपयोग आपको तब करना है जब त्रिभुज का तीनों भुजा पता हो, ठीक है। जब तीनों भुजा दिया जाए उस केस में क्षेत्रफल निकालने के लिए रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, कभी भी आप इस फॉर्मूला का उपयोग कर सकते हैं जब भी त्रिभुज का तीनों भुजा पता हो, चाहे वह आपका समबाहु त्रिभुज हो या समकोण त्रिभुज हो या अधिकोण, कोई भी त्रिभुज हो, अगर तीनों भुजा पता हो तो आप इस फॉर्मूला से निकाल के देखिएगा, क्षेत्रफल आपका बहुत ही आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, मान लीजिए आपका यहाँ पे एक त्रिभुज है जिसके भुजाओं का माप 3, 7 और 6 है, ठीक है। एक त्रिभुज के भुजाओं का माप कितना है, 3, 7 और 6 है। तो इसका माप हम 3 ले लिए, इसका माप 7 ले लिए और इसका माप 6 ले लिए। तीनों भुजाओं का माप दे रखा है और हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो जब तीनों भुजा पता हो तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम एस निकालेंगे, यानी सेमी पेरीमीटर। एस क्या होता है, परिमाप का आधा। तो 3 और 7 10 और 6 16, 16 का आधा कितना हो जाएगा, 8। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को। 16 का आधा कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। अब आगे चलिए, अब इस फॉर्मूला का उपयोग देखिए कितना सिंपल में हम लोग इसको सोल्व करेंगे। अब s माइनस ए, तो 8 में से 3 माइनस करिए, क्या हो जाएगा 5, इंटू एस माइनस बी, तो 8 में से 7 माइनस करिए 1, ठीक है। 8 में से पहले क्या करेंगे, 3 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, सबसे पहले तो हमें लिखना है s,
ठीक है। तो एस का वैल्यू कितना है आपका 8 इंटू एस माइनस ए, तो 8 में से 3 माइनस करिए 5 इंटू एस माइनस बी, तो 8 में से 7 माइनस करिए 1 इंटू एस माइनस सी, 8 में से 6 माइनस करिए कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। सोल्व करिए 8 दूना 16, 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 4, रूट के भीतर 5 गुना 1 यानी 5 रह जाएगा, तो 4 रूट 5 यही आपका इस त्रिभुज का क्या होगा क्षेत्रफल होगा। सबसे पहले क्या लिखना है हमें एस लिखना है, तो एस कितना आया है 8, उसके बाद एस माइनस ए, फिर एस माइनस बी, फिर एस माइनस सी, यह एस माइनस बी का ए का वैल्यू, यह बी का वैल्यू और यह आपका एस माइनस सी का वैल्यू कैलकुलेशन करना है, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास 3 फॉर्मूला है, कब किसका उपयोग करना है इसको भी हमने बहुत ही अच्छी तरीके से आपको बताया है। और यह आपका जैसा कि हमने बताया कि यह आपका कॉमन फॉर्मूलाज है जो किसी भी त्रिभुज के ऊपर लागू होगा। बाकी जो फॉर्मूला है उसको बारी बारी से हम लोग देखेंगे, पर्टिकुलर त्रिभुज का, जैसे समबाहु त्रिभुज का है, समद्विबाहु त्रिभुज का है, उन सबको आगे देखेंगे। आगे चलिए, कुछ और कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे देखना है। जैसे यहाँ पे देखिएगा त्रिभुज के भीतर में यहाँ पे वृत्त बना हुआ है, तो इसको हम लोग बोलेंगे अंतःवृत्त। इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे अंतःवृत्त। और अगर त्रिभुज के बाहर में वृत्त बने तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाह्य वृत्त या परिवृत्त। और यहाँ पे जो वृत्त है उसको हम क्या बोलेंगे, परिवृत्त बोलेंगे। परिवृत्त, त्रिभुज के अंदर में वृत्त होगा उसको हम लोग बोलेंगे अंतःवृत्त, और बाहर में जो वृत्त होगा उसको बोलेंगे परिवृत्त। परिवृत्त की त्रिज्या को हम लोग यहाँ पे देखिए, अंतःवृत्त की त्रिज्या को हम लोग दर्शाएंगे स्मॉल आर से, ठीक है। और केंद्र बिंदु से देख लीजिए, परिधि मिला दिए, यह आपका त्रिज्या हो गया। यह परिवृत्त का त्रिज्या, इसको हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। जहाँ भी कैपिटल आर अभी हम लोग लिखेंगे ट्रायंगल के अंदर, तो वहाँ पे आप समझ जाइएगा कि हमें परिवृत्त की त्रिज्या, हमने परिवृत्त की त्रिज्या को दर्शाया है। और स्मॉल आर लिखा जाएगा, वहाँ पे आप समझ जाइएगा कि अंतःवृत्त की त्रिज्या को दर्शाया गया है। और यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो त्रिभुज चाहे कोई भी हो, अब तक देख लीजिए कितना फॉर्मूला देख लिए थे, इसमें 5 देख लिए थे। छठा फॉर्मूला देख लीजिएगा, कोई भी त्रिभुज हो उसके अंतःवृत्त की त्रिज्या यानी स्मॉल आर का वैल्यू निकालना होगा। तो तरीका यह है कि आप उसके क्षेत्रफल में उसके अर्ध परिमाप से भाग कर लीजिए। क्या करिएगा, आपको करना यह है कि उसके क्षेत्रफल में अर्ध परिमाप से भाग कर लेना है। जैसे इस क्वेश्चन में देखिएगा, यहाँ पे जो क्वेश्चन आप सोल्व किए थे, क्षेत्रफल कितना आया था 4 रूट 5 आया था, और अर्ध परिमाप कितना है 8। तो इसके क्षेत्रफल में अगर आप अर्ध परिमाप से भाग कर लेते हैं तो इस त्रिभुज के भीतर बने वृत्त की त्रिज्या आपको पता लग जाएगा। तो जब भी किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल में उसके अर्ध परिमाप से यानी कि सेमी पेरीमीटर से भाग करिएगा तो क्या निकलेगा, इससे उस त्रिभुज के भीतर बने वृत्त की त्रिज्या। और अगर उस त्रिभुज के बाहर बने वृत्त की त्रिज्या निकालना हो यानी कैपिटल आर का वैल्यू निकालना हो, तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे a गुने b गुने c बट्टा 4 गुने डेल्टा। अब a गुने b गुने c का मतलब क्या होगा, त्रिभुज के तीनों भुजाओं के गुणनफल में उसके क्षेत्रफल के 4 गुना से भाग करने पर त्रिभुज के बाहर बने वृत्त की त्रिज्या निकल जाएगी। ठीक है, चलिए, तो यह अब यहाँ पे जो आपका दे रखा है डाटा, जब भी आपसे अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछा जाएगा उस केस में क्या होगा कि त्रिभुज का डाटा दे रखा होगा। तो त्रिभुज के डाटा से हम उस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, अर्ध परिमाप भी निकाल सकते हैं। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में ही उसके अर्ध परिमाप से भाग करेंगे, अंतःवृत्त का त्रिज्या निकल जाएगा। त्रिभुज के तीनों भुजाओं के गुणनफल में उसके क्षेत्रफल के 4 गुना से भाग करेंगे, त्रिभुज का डाटा तो दे रखा होगा। तो त्रिभुज के तीनों भुजाओं के गुणनफल में उसके क्षेत्रफल के 4 गुना से भाग करेंगे, तो इससे क्या निकलेगा, उसके परिवृत्त का त्रिज्या आपका निकल जाएगा। यह इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यहाँ से क्वेश्चन लगातार आपके एग्जाम में अभी पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग चलते हैं बारी बारी से प्रत्येक त्रिभुज के अंदर। सबसे पहले हम लोग देखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज। अभी जो हम लोग फॉर्मूला देख रहे थे वो आपका कॉमन फॉर्मूला था। अब हम लोग चलते हैं समकोण त्रिभुज के अंदर। समकोण त्रिभुज किसको बोलेंगे, जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री हो, यह कहलाएगा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण यानी हाइपोटेनस, इसको एस से डिनोट करेंगे। एक भुजा आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी कि लंब, और तीसरा जो भुजा आपका बचा वह कहलाएगा बेस यानी कि आधार। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा, कर्ण। उसी तरीके से दूसरा भुजा जो होगा वह आपका लंब और तीसरा भुजा कर्ण। समकोण त्रिभुज एक स्पेशल त्रिभुज है जिसके तीनों भुजाओं का विशेष नाम है, लंब, आधार और कर्ण। साथ में जो आपका कर्ण होता है वह सबसे लंबी भुजा होता है क्योंकि यह 90 डिग्री के सामने। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझिए कि अगर एक कोण 90 डिग्री है, इसका मतलब बाकी का जो 2 कोण होगा वह क्या होगा सर, बाकी का 2 कोण होगा वह न्यून कोण होगा।
न्यून कोण क्यों होगा? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, तो अगर यह 90 है तो अब यह दोनों मिला के 90 होगा, मतलब कि इसका भी वैल्यू 90 से छोटा होगा। अगर यह 90 या 90 से बड़ा होगा तो सोचिए कि 90 और 90 180, दो कोण को ही मिला के 180 हो जाएगा, तो त्रिभुज तो फॉर्म नहीं होगा, तीनों मिला के 180 होना चाहिए। तो इसका यह मतलब है कि एक कोण आपका समकोण और बाकी दो कोण क्या होगा? न्यून कोण होगा। और त्रिभुज का एक और थ्योरम है कि त्रिभुज में बड़ा कोण के सामने का भुजा बड़ा और छोटा कोण के सामने का भुजा छोटा, तो सबसे बड़ा कोण तो यही होगा, तो इसके सामने का भुजा सबसे बड़ा, यानी कर्ण हमेशा सबसे बड़ा होता है। इसके अलावा इसमें एक रिलेशन भी है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या लिखते हैं हम लोग? लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस ने सबसे पहले इस थ्योरम को प्रमाणित किया था कि अगर कोई ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, तो उसमें जो कर्ण का वर्ग होगा वह दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। और इसी राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस्ड आपका पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री है, पूरा का पूरा हाइट एंड डिस्टेंस है, जो पूरी तरह से बेस्ड है केवल इस ट्रायंगल के ऊपर। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। इसके अलावा हमने ट्रिपलेट का भी वीडियो बनाया है, जिसमें समकोण त्रिभुज का कोई दो भुजा देगा तो तीसरा भुजा आप केवल डाटा को देख करके बता सकते हैं। अब यहां से देखिए, इस थ्योरम से मदद क्या मिलने लगा कि लंब, आधार और कर्ण में से अगर कोई दो पता हो तो तीसरा काम आप निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें पता है कि लंब 3 है, ठीक है, और कर्ण का वैल्यू 5 है, आधार क्या होगा? तो आधार निकालना है तो आधार की जगह पे वैसे ही छोड़ दीजिए, कर्ण का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25 बराबर पी स्क्वायर, पी का वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9 प्लस इसका तो वैल्यू निकालना, इसको अपने जगह पे रहने दीजिए। अब 9 इधर आके 25 में से घटेगा, कितना हो जाएगा? 16 बराबर इधर क्या बचा? बी स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो कितना हो जाएगा? रूट 16 का वर्गमूल कितना होगा? 4। तो कहने का बस यह मतलब है यहाँ पे कि आप इस फॉर्मूला की मदद से क्या कर सकते हैं कि जब भी किसी राइट एंगल ट्रायंगल का दो साइड देगा तो तीसरा साइड आप पाइथागोरस लगा करके निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। जो पहला फॉर्मूला इसके अंदर हम लोगों को पढ़ना है वह है इसका परिमाप। तो परिमाप तो तीनों भुजाओं के लंबाई का योग होता है, तो यहाँ भी होगा। एक भुजा क्या है आपका? P, दूसरा भुजा B और तीसरा भुजा H, तो P प्लस B प्लस H, यानी कि लंब प्लस आधार प्लस कर्ण। ठीक है, यहाँ पे हमें अर्ध परिमाप की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा है इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को हम दर्शाते हैं डेल्टा से। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? 1/2 गुने आधार गुने लंब। ठीक है, 1/2 गुने आधार गुने लंब, यही होता है इसका क्षेत्रफल। ठीक है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुने आधार गुने लंब, यानी 1/2 गुने बी गुने पी। हमें यहाँ पे कर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। आगे देखिए, एक कॉन्सेप्ट और आपको जानना है। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर कर्ण पे लंब डाला जाए, अब लंब कहाँ से डालेंगे? यहीं से लंब डालेंगे ना, सामने वाले शीर्ष से। कर्ण पर अगर लंब डाला जाए और अगर इस लंब की लंबाई आपसे पूछा जाए, जो कि क्वेश्चन में कभी कभी पूछा जाता है, क्या पूछा जाएगा? कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई। कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई। ठीक है, कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई। लंब की लंबाई, यहाँ पे लंब डाला गया है, कहाँ पे लंब डाला गया है? कर्ण के ऊपर। तो कर्ण के ऊपर जो लंब डाला गया है उसका लंबाई क्या होगा? उसका लंबाई होगा P, यानी कि त्रिभुज का लंब गुने आधार बट्टा कर्ण, P गुने B बट्टा H। इस फॉर्मूला को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एक तो आपका यह लंब है ही, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछेगा कि समकोण त्रिभुज में कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी? तो कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई होगा लंब गुने आधार बट्टा कर्ण। दोनों छोटी भुजाओं के गुणनफल में बड़ी भुजा से भाग करेंगे तो इससे निकलेगा कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई। इसको तुंगता भी बोलता है कभी लंब को, कि कर्ण की तुंगता कितनी होगी, यानी कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगा। ओके, चलिए समकोण त्रिभुज में कुछ और कॉन्सेप्ट हम लोगों को जानना है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, समकोण त्रिभुज में अगर अंतःवृत्त बना हुआ है तो इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? ठीक है, हम बात कर रहे हैं किसका? समकोण त्रिभुज के। तो समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या आपका होगा P प्लस B माइनस H/2। ठीक है, जब भी कोई ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगा और उसके भीतर बने त्रिभुज की त्रिज्या आपसे पूछा जाए तो हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? P प्लस B माइनस H/2, यानी लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बट्टा 2। कोई भी समकोण त्रिभुज के भीतर बने वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे? उस समकोण त्रिभुज के लंब आधार के योगफल में
कर्ण को घटाएंगे और भाग करेंगे कितना से, 2 से। और पांचवा है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में बाहर बने वृत्त की त्रिज्या, जैसे यहाँ पे वृत्त बनाया गया है, जो वृत्त है वह कहाँ बना है, यह ट्रायंगल के बाहर बना है, तो यह बाह्य वृत्त कहलाएगा। तो बाहर बने वृत्त का त्रिज्या कितना होगा, यह आपका कर्ण का आधा हो जाएगा। यह कितना होगा, कर्ण का आधा हो जाएगा। ठीक है, कर्ण का आधा, बाहर बने वृत्त की त्रिज्या कर्ण का आधा। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। एक तो अंतःवृत्त की त्रिज्या और बाह्य वृत्त की त्रिज्या सीधे त्रिभुज में पूछा जाएगा, जहाँ पे यह नहीं देगा कि यह कौन सा त्रिभुज है। दूसरा समकोण त्रिभुज में और तीसरा समबाहु त्रिभुज में। बस इन 3 जगहों पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अंतःवृत्त की त्रिज्या और बाह्य वृत्त की त्रिज्या का माप। और इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा एग्जामिनेशन में अभी पूछा जा रहा है। लंब प्लस आधार माइनस कर्ण, जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन में दे रखा है 6, 8 और 10। अब इसमें एक चीज़ तो पक्का है कि कर्ण क्या होगा, 10 होगा। तो आप बताइए कि अंतःवृत्त का त्रिज्या क्या होगा, तो 6 और 8 कितना, 14, 14 माइनस कितना 10 और बट्टा में 2, 14 में से 10 घटाइए 4, 4 बट्टा 2 यानी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा अंतःवृत्त की त्रिज्या। परिवृत्त की त्रिज्या कर्ण का आधा, कर्ण 10 है, 10 का आधा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा अगर फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से पता होगा तो। ओके, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले ट्रायंगल में। अगला है आपका इक्विलेटरल यानी कि समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समकोण के बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज मेंसुरेशन में क्वेश्चन आपका समबाहु से, समद्विबाहु से, समकोण से और समद्विबाहु समकोण से ही पूछा जाता है। समबाहु त्रिभुज जैसा कि नाम है, तीनों भुजा का माप क्या होगा, बराबर, यानी इस भुजा का माप अगर हम ए लेते हैं तो प्रत्येक का माप क्या हो जाएगा, प्रत्येक का माप आपका ए ही होगा। पहला फॉर्मूला, परिमाप कैसे निकालेंगे, परिमाप क्या होता है सर, तीनों भुजाओं के लंबाई का योग। तो तीनों भुजा का माप तो ए ही है, तो ए प्लस ए प्लस ए कितना हो जाएगा, 3a हो जाएगा। दूसरा, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालिएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, यानी जो भी भुजा का माप दिया है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर करने से उसका क्षेत्रफल आपका निकल जाएगा। इसके अलावा समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होगी वह कैसे निकालेंगे, ऊंचाई निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे √3/2 इंटू ए, √3/2 इंटू ए, √3/2 इंटू ए का मतलब समबाहु त्रिभुज की भुजा। तो कहने का यह मतलब है कि अगर समबाहु त्रिभुज के भुजा का माप पता होगा ना, जैसे मान लीजिए कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा का माप है 5 मीटर। अब आप बताइए कि इसका परिमाप क्या होगा, तो 3 गुने 5 यानी कितना हो जाएगा, 15 मीटर हो जाएगा। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, √3/4 गुने ए स्क्वायर, ए की जगह 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 √3/4। ऊंचाई कितना होगा, √3/2 इंटू ए, 5 √3/2। तो ए के जगह आपको वैल्यू को पुट करना है और आसानी से आप परिमाप है, क्षेत्रफल है, ऊंचाई है, सभी चीज़ों को निकाल सकते हैं। क्रॉस क्वेश्चन भी कभी कभी पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन में क्या होगा कि परिमाप दे करके और आपसे क्षेत्रफल पूछेगा। मान लीजिए कि परिमाप दे दिया 18, तो परिमाप होता कितना है, 3a, तो 3a का वैल्यू 18 है। अब यहाँ से सोल्व करिए, 3 छक्के 18, ए का वैल्यू यानी समबाहु त्रिभुज के भुजा का माप निकल गया। अब आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ऊंचाई निकाल सकते हैं, जो भी निकालने के लिए बोला जाएगा उसको आप निकाल सकते हैं। तो यह 3 फॉर्मूला। इसके अलावा कुछ और कॉन्सेप्ट आपको जानना है। अगर हम बात करें समबाहु त्रिभुज का ही, तो समबाहु त्रिभुज के अंदर बने वृत्त की त्रिज्या भी हमें निकालना होता है और समबाहु त्रिभुज के बाहर बने वृत्त की त्रिज्या भी हमें निकालना होता है। तो अगर समबाहु त्रिभुज के भीतर बने वृत्त की त्रिज्या निकालना होगा तो यह आपका हो जाएगा a/2√3। सीधे आपको क्या करना है, समबाहु त्रिभुज की भुजा में 2√3 से भाग करना है। इसे क्या निकलेगा, अंतःवृत्त की त्रिज्या निकलेगा। और समबाहु त्रिभुज के बाहर बने वृत्त की त्रिज्या निकालना होगा तो आपको करना है केवल a/√3, यानी समबाहु त्रिभुज के भुजा में √3 से भाग करिए, बाहर बने वृत्त की त्रिज्या निकल जाएगा। जैसे अगर हम आपसे कहे कि एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा का माप जो है वो आपका यहाँ पे दे रखा है 16 मीटर। ठीक है, अब बताइए कि इस त्रिभुज प्रत्येक भुजा का माप मतलब यह भी 16, यह भी 16, यह भी 16। अब इसके भीतर बने वृत्त की त्रिज्या क्या करेंगे, हम फॉर्मूला यूज करेंगे ए, तो ए के जगह समबाहु त्रिभुज की भुजा 16/2√3, सोल्व करिए, 2 8 16, ऊपर में क्या वैल्यू बचा 8, 8/√3 हो जाएगा। अगर समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा का माप 16 है तो बाहर बने वृत्त की त्रिज्या कितना होगा, 16/√3 यही होगा। ठीक है, ए के जगह समबाहु त्रिभुज की भुजा के माप को लिखेंगे और बट्टा में जो फॉर्मूला आपका दे रखा है उसका उपयोग करेंगे। तो इसका
आगे चल के हम लोग बहुत ही ज़्यादा उपयोग करेंगे, इसको भी ध्यान रखिएगा। एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा कि समबाहु त्रिभुज के बाहर बने वृत्त की त्रिज्या और अंदर बने वृत्त की त्रिज्या का एक अनुपात होता है। क्या अनुपात होता है? यह अनुपात होता है 2:1 का। आप यहाँ से कंपैरिजन कर लीजिए। बाहर बने वृत्त की त्रिज्या कितना है? a/√3 है, और अंदर बने वृत्त की त्रिज्या कितना है? a/2√3 है। इस दोनों का आप अनुपात निकाल लीजिए। चलिए अनुपात निकालिए। अनुपात में वैल्यू अगर कटता है तो काटते हैं, तो a से a कटेगा, √3 से √3 कटेगा, बट्टा वाला 2 कहाँ जाएगा? इधर आ जाएगा। 2 अनुपात कितना आ गया? 1 आ गया। तो कहने का यह मतलब है कि समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त का त्रिज्या जो होता है वह अंतःवृत्त के त्रिज्या का 2 गुना होता है। 2:1 आने का यही मतलब है कि बाहर बने वृत्त का त्रिज्या अंदर बने वृत्त के त्रिज्या का 2 गुना होगा। तो क्वेश्चन में कभी क्या करेगा कि अगर बोल देगा कि समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या 5 है तो बाह्य वृत्त की त्रिज्या क्या होगा? सीधे हम आंसर करेंगे 10। अंतःवृत्त की त्रिज्या 8 है तो बाहर वाले वृत्त का त्रिज्या क्या होगा? 16। और इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अंतःवृत्त की त्रिज्या बाह्य वृत्त की त्रिज्या का क्या होगा? आधा। तो अगर क्वेश्चन में बोल दे कि बाह्य वृत्त की त्रिज्या है 18 तो अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगा? 9। तो हमारा आंसर हो जाएगा 9। तो समबाहु त्रिभुज के अंदर भी इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखिएगा, और अंतःवृत्त की त्रिज्या से रिलेटेड जो आपका डाटा है वह आपका यहीं तक पूछा जाएगा, समबाहु में और समकोण त्रिभुज में। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग आगे। बहुत ही ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में यह पूछा जाए कि किसी समबाहु त्रिभुज के भीतर बने वृत्त का क्षेत्रफल बनाइए, बताइए, तो भीतर बने वृत्त की पहले हम क्या निकालेंगे? त्रिज्या निकालेंगे। एक बार वृत्त का त्रिज्या निकल गया, फिर क्षेत्रफल निकालना πr² हम लोग लगाएंगे। वृत्त चाहे कहीं भी, उसका क्षेत्रफल तो πr² होता है, परिधि 2πr होता है, जो आगे हम लोग देखेंगे। तो अगर भीतर बने वृत्त का क्षेत्रफल पूछा तो सबसे पहले भीतर बने वृत्त की हम त्रिज्या निकालेंगे, और त्रिज्या निकालने के बाद हम लोग आसानी से उसका क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले में। आइसोस्केलस ट्रायंगल है, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज। अब समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं देखिएगा यहाँ पे। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज जैसा कि नाम है, 2 भुजा समान होगा और 1 असमान। तो मान लीजिए इस भुजा का भी माप a है, इसका भी माप a है, तो इस भुजा का माप क्या हो जाएगा? आपका b हो जाएगा। 2 भुजा बराबर होगा और 1 भुजा क्या होगा? 1 भुजा आपका असमान होगा। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि किसी भी त्रिभुज का अगर 2 भुजा बराबर है तो 2 कोण भी बराबर होगा, और अगर किसी त्रिभुज का 2 भुजा बराबर है तो जो तीसरा भुजा होता है वही आपका आधार होता है। जो 2 भुजा बराबर होगा उसको छोड़ करके जो तीसरा भुजा होता है वह उस त्रिभुज का अपने आप क्या हो जाता है? आधार हो जाता है। जैसे देखिएगा, अगर हम इस त्रिभुज की बात करें तो अगर इस भुजा का माप हम ले लेते हैं 10, ठीक है, इस भुजा का भी माप ले लेते हैं 10, और इस भुजा का माप हम ले लेते हैं 16, ठीक है, यह क्या है? यह हमारा एक समद्विबाहु त्रिभुज है। हम आपको इसका क्षेत्रफल निकालने का तरीका सिखाते हैं। परिमाप कैसे निकालिएगा? तीनों भुजाओं की लंबाई को जोड़ लीजिएगा, यही परिमाप होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल निकालने का पहला जो तरीका है, गौर से देखिएगा। हम क्या करेंगे? शीर्ष से यहाँ पे डाल देंगे लंब। शीर्ष से क्या करेंगे? यहाँ पे लंब डाल देंगे। अब होता यह है कि किसी भी त्रिभुज में अगर उसका 2 भुजा बराबर है तो शीर्ष बिंदु से अगर उस तीसरे भुजा पे लंब डाला जाए तो वह भुजा 2 बराबर भाग में बढ़ जाता है। तो यह भुजा 2 बराबर भाग में बटेगा, तो यहाँ से यहाँ तक 16 था, यह कितना हो जाएगा? यह 8 हो जाएगा। ठीक है, गौर से समझिएगा कॉन्सेप्ट। यह भुजा कितना हो जाएगा आपका? यहाँ से यहाँ तक 8 हो जाएगा, क्योंकि पूरा 16 था, जैसे ही लंब डालेंगे 2 भाग में बटेगा, यह 8 हो गया। अब हमें इसका माप अगर निकाल लेते हैं तो यही क्या होगा? यही आपका इस पूरे त्रिभुज का ऊंचाई होगा, और यही इस पूरे त्रिभुज का ऊंचाई होगा। लेकिन इस त्रिभुज का क्या होगा? तो गौर से देखिए, यहाँ पे इस त्रिभुज को लंब डाले हैं, मतलब 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब यह हो जाएगा कर्ण। 90 डिग्री मतलब समकोण त्रिभुज, तो यह पार्ट क्या हो जाएगा? कर्ण। यह हो जाएगा आधार। हमें लंब निकालना है, तो लंब कैसे निकालेंगे? कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर अंडर रूट 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64, 100 में से 64 माइनस करेंगे 36, 36 का वर्गमूल 6। तो इस भुजा का माप कितना आ गया? 6 आ गया। अब क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे निकालेंगे? 1/2 गुने आधार। आधार कितना? जिस भुजा पे लंब डाला गया है तो इसी पे लंब डाला गया है ना, तो लंब कितना हो जाएगा? 16। और वैसे भी हमने आपको क्या बताया कि 2 भुजा को छोड़ करके जो तीसरा भुजा बचेगा वही आधार। बराबर भुजाओं को छोड़ करके जो तीसरा भुजा बचता है वही क्या होता है? आधार। और ऊंचाई आपने यहाँ पे निकाला है 6, बस इसको सोल्व करिए। 2 8 16, 8 6 48, यही आपका क्या होगा? इसका क्षेत्रफल होगा। आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर से समझिए, यहाँ पे क्या है? 10,
यहाँ पे भी कितना है 10। इस भुजा का माप कितना है, इस भुजा का माप आपका है 16। हम क्या करेंगे, शीर्ष से यहाँ पे डाल लेंगे लंब। जैसे ही लंब डालेंगे आधार 2 बराबर भागों में बटेगा, तो 16 था तो कितना हो जाएगा 8। यह 10 है, यह 8 है, तो इसका माप क्या होगा 6 हो जाएगा। यह 6 अगर हो गया तो अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप यहाँ पे ना क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, यही आधार होगा जिस पे लंब डाला गया, और यह क्या होगा ऊंचाई होगा। दूसरा तरीका देख लीजिए, जो इस वाला फॉर्मूला आप देखे थे उसका भी उपयोग करके यहाँ पे इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, फॉर्मूला यूज करिए इस वाला। इसका वैल्यू बोलिए क्या होगा, इसका वैल्यू 10 10 20 और 16 36, 36 का आधा कितना हो जाएगा 18। अब आप क्षेत्रफल निकालिए, इसका क्षेत्रफल बराबर √S, तो S का वैल्यू 18 इंटू S माइनस A, तो इस A के जगह 10, 10 में 18 में से 10 माइनस करेंगे 8, 18 में से 10 माइनस करेंगे 8, और S माइनस C 18 में से 16 माइनस करेंगे कितना होगा 2 हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे 2 8 है तो इसमें से 1 8 बाहर होगा, इंटू 18 दूना 36 का वर्गमूल कितना 6, 6 8 48, 48 वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर, यही क्षेत्रफल होगा। आपने पीछे जो फॉर्मूला यूज किया उसके मदद से भी हम लोग इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, और इस तरीके से भी इसका क्षेत्रफल हम लोग निकाल सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे, तीनों भुजाओं को हम लोग जोड़ देंगे। तो बस इतना ही कॉन्सेप्ट आपका समद्विबाहु त्रिभुज से पूछा जाता है। अब चलते हैं हम लोग अगले में। अगला देख लीजिए क्या है, यह है आपका समद्विबाहु समकोण या समकोण समद्विबाहु, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, यह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज किसको बोलेंगे, गौर से देखिएगा। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो, ठीक है, एक कोण 90 डिग्री हो और 2 भुजा बराबर हो, वही क्या कहलाएगा, वही कहलाएगा समद्विबाहु समकोण। तो भुजा कौन बराबर हो सकता है, लंब और आधार, यही तो बराबर होगा, कर्ण तो कभी बराबर नहीं हो सकता है। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस समकोण त्रिभुज का लंब और आधार बराबर होगा वही क्या कहलाएगा, वही कहलाएगा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज का लंब और आधार बराबर होगा वही क्या कहलाएगा, वही कहलाएगा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। अब समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए, परिमाप सबसे पहले निकालते हैं, गौर से समझिएगा। अगर हम इस भुजा को x मानते हैं तो यह भी कितना होगा, यह भी आपका x हो जाएगा। तो इस भुजा का माप कितना होगा, √2 इंटू एक्स। √2 इंटू एक्स क्यों, क्योंकि देखिए लंब है x तो लंब का स्क्वायर, जो आधार है x तो आधार का स्क्वायर, अंडर रूट करेंगे तो कर्ण निकलेगा। x स्क्वायर क्या होगा 2x² होगा। अब इसका रूट करिए, 2 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो 2 रूट के भीतर रह जाएगा, और x² का वर्गमूल कितना होगा x। तो यही क्या हुआ, यही इसका हो गया आपका, यही इसका आपका हो गया तीनों भुजाओं का माप। अब आगे देखिए, अगर आपको यहाँ पे ना परिमाप निकालना हो तो परिमाप निकालने के लिए क्या यूज करेंगे, परिमाप निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे तीनों भुजाओं के लंबाई का योग। तो x प्लस x प्लस √2 इंटू एक्स, तो x प्लस x कितना हो जाएगा 2x प्लस यहाँ पे क्या होगा √2 इंटू एक्स। अब आप इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, आप इसमें यहाँ पे x कॉमन ले सकते हैं। तो जब आप इसमें x कॉमन लीजिएगा तो क्या लिख सकते हैं इसके लिए, जब आप इसमें x कॉमन लीजिएगा तो लिख सकते हैं इसके लिए 2 प्लस √2, यही होगा ना, x इंटू 2 प्लस √2, x और x 2x में से x कॉमन लेंगे तो x बचेगा, और √2 इंटू एक्स में से x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, √2 इंटू एक्स में से x कॉमन लेंगे तो √2 बचेगा। अगर हम बात करें इसके क्षेत्रफल का, ठीक है, अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो क्या हो जाएगा 1/2 गुने आधार गुने लंब, तो आधार x, लंब कितना x² बट्टा कितना x²/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी जो क्वेश्चन आपका इससे रिलेटेड पूछा जाएगा उसको बहुत आसानी से बना सकते हैं। जनरली क्या करता है कि क्वेश्चन में आपका परिमाप दे दिया, ठीक है, क्वेश्चन में क्या किया परिमाप दे दिया, तो इससे हम कंपैरिजन कर लेंगे। इससे जब कंपैरिजन करेंगे तो x का मान निकल जाएगा, जब x का मान निकल गया यानी तीनों साइड्स निकल गया या x का मान निकल गया तो फिर हम x²/2 करेंगे तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। उसी तरीके से मान लीजिए क्वेश्चन में क्षेत्रफल दे दिया तो हम इस फॉर्मूला से कंपैरिजन करेंगे, वहाँ से x का वैल्यू निकलेगा। x का वैल्यू निकलने का मतलब है कि तीनों भुजा निकल गया, तीनों भुजा निकल गया तो फिर जो चाहे हम उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यह था आपका ट्रायंगल का आखिरी कॉन्सेप्ट, आज के लिए इतना ही। और बाकी जो भी 2D आकृति में आपका फिगर बचा हुआ है उन सभी फिगर को अगले क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, दोबारा मुलाकात होगा अगले क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।